सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में, आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सकरा थाना क्षेत्र में हुए किसान से लूटपाट के दौरान मौत मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अय्यापुर के भिकनपुर में SSB कैंप के सामने मंदिर का लिंटर गिरने से दर्जन भर लोग घायल। और जजुआर थाना क्षेत्र में देर रात भीषण डकैती, महिला की गला रेत कर हत्या। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र में हुए किसान की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल में किसान से लूटपाट कर गला दबाकर हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुरौल गांव के मनोज कुमार, मास्टर कुमार, रोशन, केशव भगत, दिनेश कुमार व चंदा देवी के रूप में की गई है। किसान हत्याकांड मामले के केस के IO आशीष ठाकुर ने बताया कि आरोपित से पूछताछ के बाद घटना के बारे में बताया कि किराना व्यवसायी हमेशा मोटी रकम लेकर जेब में घूमते रहते थे। जहां मुरौल प्रखंड के ही 6 युवक हत्याकांड से 1 महीने पूर्व से ही मृतक किसान शिवजी राम की रेकी करते थे। जहां 6 युवकों ने मिलकर किसान शिवजी राम की गला दबाकर हत्या कर जेब में रखे पैसे, मोबाइल व बाइक लूटकर फरार हो गए। घटना के कुछ दिनों तक सभी अलग अलग जगहों पर रहते थे। वहीं पुलिस ने बताया कि 2 जुलाई मंगलवार की रात लूटी हुई मोबाइल का लोकेशन गाय घाट बता रहा था। मोबाइल लोकेशन के जरिए गाय घाट थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां एक महिला के पास से मोबाइल बरामद किया गया। महिला से जब पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि लूटी हुई मोबाइल सकरा के मुरौल से एक युवक से खरीदी गई है। महिला से पूछताछ के बाद मीरापुर गांव में छापेमारी की गई तो किसान शिवजी राम के हत्याकांड मामले में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 17 मई की सुबह मुरौल प्रखंड के पिलखी गांव निवासी शिवजी राम का शव कृषि फार्म की 4 दीवारी से सटे बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मिला था। वहीं घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सकरा थाने में लिखित आवेदन दिया था। 16 मई 2024 को सकरा थाना के जहांगीरपुर के गंडक नदी के नीचे बांध के नीचे एक मृतक का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा था। 19 मई 2024 को मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर सकरा थाना कांड संख्या 267/24 धारा 302/201 भादवी दर्ज किया गया और इस कांड में तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान का सहारा लिया गया। इस कांड में वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर महोदय के निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने किया और इसके सदस्य शिवजतन कुमार पुवनी, राहुल कुमार रंजन, परिवीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक स्नेहा कुमारी, सिपाही राजकिशोर कुमार, सिपाही श्रवण कुमार, सिपाही संदीप कुमार पांडे, सिपाही सचिन कुमार और महिला सिपाही छोटी कुमारी थी। इस छापेमारी में कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इन 7 आरोपितों के पास से मृतक का मोबाइल तथा काले रंग का पैशन प्रो बाइक जो कि मृतक का था वो बरामद किया गया। घटना के पीछे कारण क्या था सर? हत्या के पीछे कारण? ये 6 लोग लूटपाट करते थे और जो मृतक थे वो मवेशी का कारोबार करते थे, अतः हमेशा उनके पास पैसे कैश में होते थे। उस दिन भी उनके पास लगभग 40,000 रुपए कैश में थे। उस पैसे की लूटपाट के क्रम में ही उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ये पता चला सर घटना कहाँ पे किया गया था? लूटपाट कहाँ पे किया गया था? लूटपाट मीरापुर में ही गौर घाट के पास किया गया था। सर उसमें महिला जो गिरफ्तार हुई इसकी क्या भूमिका है? महिला की भूमिका ये है कि उन्होंने कम पैसे में मोबाइल इन लुटेरों से खरीदा था। जो मृतक का मोबाइल था ये लुटेरे कम पैसे में बेच रहे थे, तो उन्होंने
ये मोबाइल खरीद लिया था। उनको नहीं पता था? उनको अभी तक के अनुसंधान में ऐसी कोई बात पता नहीं चली है। जो गिरफ्तार हुए उनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम रोशन कुमार, मनोज कुमार, राकेश भगत, रमेश महतो, दिनेश महतो, रोशन कुमार और चंदा देवी हैं। ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं। ये पहले भी चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जेल जा चुके हैं। सर, ये जो अब आरोपी है वो मृतक के घर के आसपास के रहने वाले हैं या और कहीं के? ये बगल के ही है, उसी बगल के ही गांव के हैं। पहले से उनको पता था कि इनके पास पैसे रहते? हाँ, इस बात की उन्हें जानकारी थी कि इनके पास कैश रकम होता है। अय्यापुर थाने के भिकनपुर में एसएसबी कैंप के सामने निर्माणाधीन मंदिर का लिंटर गिरा, दर्जन भर महिलाएं व बच्चे घायल। अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में एसएसबी कैंप के पास स्थित माई स्थान मंदिर का निर्माणाधीन लिंटर बुधवार की दोपहर गिर गया। हादसे में करीब 1 दर्जन महिला व बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 3 घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जबकि अन्य को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के समय करीब 50 की संख्या में महिला व बच्चे माई स्थान मंदिर में शादी समारोह में लड़की पूजन करा रहे थे। वहां तेज आवाज में डीजे भी बज रहा था। इसी बीच तेज आवाज के साथ लिंटर गिरा, इससे वहां भगदड़ मच गई। मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी मची रही। खुशी का माहौल क्षण भर में गमगीन हो गया। जानकारी के अनुसार भिकनपुर निवासी राम संयोग शाह की पुत्री की बुधवार को शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए उनके सभी रिश्तेदार लड़की पूजन के लिए माई स्थान मंदिर पहुंचे थे। आशंका जताई जा रही है कि डीजे की आवाज की धमक से माई स्थान मंदिर 2 साल पहले मंदिर के आगे का लिंटर निर्माणाधीन हिस्सा गिर गया। लिंटर गिरने पर कई लोग उसकी चपेट में आ गए, जिससे करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों में रागिनी देवी और ऋतिक कुमार का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। एसकेएमसीएच में भर्ती रागिनी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, वहीं ऋतिक का सर फट गया है। जो मकान गिरा है, खड़ा रहा है, माथा पर गिर गया है मतलब। कैसे गिरा था? अब मकान ऊपर से गिरा है या कैसे गिरा है तो नहीं। आप लोग वहाँ क्या करने गए थे? लौकी में गया है। देव पूजी में गए थे? हाँ, मंदिर का बिल्डिंग गिर गया है? हाँ, पाया हुआ गया? हाँ, कितना लोग थे? बहुत लोग घायल है। कितने लोग घायल हो गए हैं? बहुत लोग घायल है। कौन जगह पर गए थे देव पूजी करने? बहुत ही बाबा था। बहुत लोग को चोट आया है? बहुत हो गया। कैसे गिरा है पता चला था? ये न पता, हमरा तो गिर गई हम भैया। क्या हुआ था? घटना क्या हुआ? जोता पूजे लड़की की शादी रहा। किनकी लड़की की शादी थी? हमरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमरा अनीता देवी। कहाँ गए थे दूसरा पूजा करने? बौद्धि देवी था। अच्छा, तो क्या हुआ था वहाँ अचानक? जैसी हमसे गेली है, तनका देर होला ये पूजे लगली, बस भरभरा के पूरा गिर गई। मंदिरे गिर गया? हाँ। कैसे गिरा पता चला? ना। डीजे के आवाज से गिरा था क्या? ना पता, लेकिन बाजा गिर रहा है। कितना लोग उसमें दब गए थे? 5-6 आदमी पूरा में दब गए ईटा के तर में। सबका क्या हालत है? सबकी केकरो माथा फटल है, केकरो गोर फटल है, केकरो। क्या चीज का मंदिर था? बौद्धि देवी माता का मंदिर। क्या नाम हुआ? कौन सी जगह घटना? कौन सा जगह है वो? बौद्धि देवी कहे। जजुआर थाना क्षेत्र में देर रात महिला की गला रेत कर हत्या, फिर कैश जेवरात ले गए डकैत, घर में घुसते ही शुरू कर दी फायरिंग। मुजफ्फरपुर में बुधवार रात 1 बजे एक घर में घुसकर डकैतों ने पहले महिला का गला रेता, फिर 12 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात ले गए। 6 डकैत गांव के बाहर ही गाड़ी लगाकर आए, मेन दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। घर को पूरी तरह से घेर लिया था। गोलियों की आवाज सुनकर जब ग्रामीण पहुंचे तो एक अपराधी ने बम फोड़ दिया। करीब 1.5 घंटे तक अपराधियों ने दहशत फैलाया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। सभी ने नकाब पहन रखा था। मृतका की पहचान पिंकी देवी उम्र 40 के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। घटना जजुआर थाना क्षेत्र के सिंहवारी गांव की है। चचेरे ससुर दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार की देर रात डकैत आए थे। आते ही उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, बम भी फोड़ा।
महिला समूह के रुपए घर में रखे हुए थे। लगभग 12 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर भाग गए। इस दौरान मेरी बहू पिंकी देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेज दिया है। मृत महिला के पति वालिक शर्मा ने बताया कि हम लोग घर में सोए हुए थे। 6 लोग दरवाजा तोड़कर घुसे। सभी ने पिस्टल निकाल लिया। कहा घर में जितना गहना है लेकर आओ। एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में गए। बक्सा खींच रहे थे। इसी दौरान मेरी पत्नी आई तो गोली चला दी। चाकूबाजी करने लगे। मेरी पत्नी की हत्या कर दी। किसी तरह हम जान बचाकर छत पर गए। वहां से गांव में गए। लोगों को सूचना दी। गांव के चौकीदार को फोन किया। उसने थाना प्रभारी को सूचना दी। पुलिस ने आने में 1.5 घंटे लगा दिए। घर से थाना करीब 5 किलोमीटर दूर है। घर में 2 बच्चे समेत 6 लोग थे। डीएसपी सहरियार अख्तर ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यही है कि महिला समूह से पैसा भरती थी। 2-3 दिन बाकी है बटाने में। आज रात में मतलब 12:30 पौने 12 के करीब डकैत सब आया था। 6-7 पैसा सब छीन के ले गया है। और मेरा भाभी है, उनको मतलब गला में गोली मार दिया और चाकू से भी मार दिया। कहाँ पर मौत हो गई? अगना देहरी पे, अगना में। और मेरा भाई को भी मतलब यहाँ पे चोट लगा हुआ। महिला समूह का जो पैसा भराता है, सभी महिला मिलकर के जो पैसा भरती है, उसका टाइम पूरा हो गया था। कल जो सभी आदमी जो अपना लोन उठा करके जो बिजनेस में लगाती है, वो पैसा जमा करने के लिए आई। और रात में जैसे CID लग करके जो है डाकू डकैत आ करके पहले दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद में ऐसे घर में घुस करके ऐसे गोली चलाया। गोली चलाने के बाद जैसे मेरे भतीजे के ऊपर गोली चलाया, लेकिन उसको नहीं लगा, उसको चोट लगा। उसके बाद जैसे लोग यहाँ पे शशि शर्मा और कपिल शर्मा का घर है। कल रात में करीब 12 साढ़े 12 के बीच में जो है कुछ अपराधी जो है यहाँ पे आए और मतलब वो लूटपाट की नीयत से आए थे। और चूंकि इनकी पत्नी जो है पिंकी देवी, वो स्वयं सहायता समूह का काम करती हैं। उसमें पैसा वैसा कलेक्ट करती हैं। उसी में कुछ पैसा वगैरह जमा था इनके पास। अभी पैसे का कोई हिसाब किताब हुआ नहीं है, क्या कितना पैसा लेके गए हैं, मतलब ये कुछ और बता रहे हैं, हिसाब किताब हुआ नहीं है। तो उसी पैसे को लूटपाट करने की नीयत से 5-6 की संख्या में अपराधी आए थे, जिसमें मतलब पैसे ले जाने छीनने के क्रम में जो है मतलब उनकी पत्नी को गोली मार दिया गया, जिसमें उनकी हत्या हो गई। इनके साथ भी हाथापाई हुई थी और बाहर में मतलब भाग रहे थे, तो भागने के क्रम में उन्होंने बम वगैरह भी फेंका था। यही घटना है। घटना में चाकू और बम की घटना सामने आ रही है सर। बाहर में बम भागने के क्रम में कि गांव वाले, चूंकि घना आबादी क्षेत्र है, कहीं वो पकड़े न जाए, उसमें से एक व्यक्ति को आपस में गोलीबारी के क्रम में उनको भी गोली लगी है। आगामी श्रावणी मेला को लेकर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने कांवरियां पथ का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार ने श्रावणी मेला के अवसर पर भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था, ठहराव स्थल पर गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु वैशाली मुजफ्फरपुर सीमा के फकुली चौक से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालु भक्तों की सुविधा हेतु सभी आवश्यक एवं गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने फकुली मोड़, भूप नारायण सिंह सिया निरंजन इंटर महाविद्यालय, चंद्रहट्टी कमतौल अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, नरसिंह नगर तुर्की, सकरी मोड़, रामदयालु सिंह महाविद्यालय, हरिसभा चौक जिला स्कूल, द्वारकानाथ हाई स्कूल तथा बाबा गरीबनाथ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया तथा कांवरिया पथ पर श्रद्धालु भक्तों के निर्बाध मूवमेंट बनाए रखने तथा भीड़ प्रबंधन हेतु आवश्यकता अनुसार ट्रॉली, ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग लगाने, निरीक्षण कक्ष स्थापित करने, CCTV
अधिस्थापित करने तथा अतिरिक्त मेडिकल कैंप्स लगाने, ठहराव स्थल पर पानी, बिजली, शौचालय की गुणवत्ता व्यवस्था करने आदि का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ठहराव स्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए तथा शौचालय की प्रतिदिन नियमित रूप से साफ सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि पानी के लिए केवल नल की व्यवस्था हो, बल्कि नल से निरंतर जल आपूर्ति रखने तथा जल की गुणवत्ता भी कायम रहे। साथ ही ठहराव स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विद्युत पोल एवं तार की अद्यतन भौतिक स्थिति का निरीक्षण करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता विद्युत को दिया है। जिलाधिकारी ने कांवरिया पथ पर जगह जगह मेडिकल कैंप स्थापित करने तथा उनमें डॉक्टर एवं आवश्यक दवा के साथ पारामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर सिविल सर्जन को नियमित रूप से निरीक्षण एवं निगरानी कर डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुढ़नी सहित अन्य पीएचसी को खुले रखने तथा डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। करके हम लोगों ने निरीक्षण किया है, जो पूरा मार्ग रहता है हम लोगों के बॉर्डर चेक पोस्ट जो फकुली से जो स्टार्ट होता है और मंदिर तक, तो कहाँ डाइवर्ट होगा रूट, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था या श्रद्धालुओं के रुकने के लिए जो आवासन की व्यवस्था होती है, टेंडर परसों तक फाइनलाइज हो जाएगा। पीएचडी को जो काम करना है वो भी बता दिया गया है। पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा। ट्रैफिक बेहतर तरीके से रेगुलेट हो, इसके लिए भी एसएसपी साहब ने निर्देश दिया है। मंदिर पर भी क्राउड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था रहेगी और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग श्रावणी मेला एक सुखद वातावरण में इस साल भी हम लोग संपन्न करेंगे। रेवा घाट से भी कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, तो उसको लेकर हाँ, जहाँ जहाँ जो भी मंदिर इस तरह। श्रावणी मेला पर जिलाधिकारी ने अपने पूरे अमला फौज के साथ सभी अधिकारी, सभी उसके नीचे के अंतर्गत जो भी सहयोगी थे, सीओ से लेकर के जिलाधिकारी तक ने फकुली से लेकर के गरीब स्थान मंदिर तक का दौरा किया है। जहाँ जहाँ पे छोटा से छोटा भी प्रॉब्लम है उन्होंने सुना है और उस पे अविलंब जो भी अधिकारी थे सब लोगों को जहाँ पे रास्ता टूटा उसके लिए, जहाँ पे बन सकता है नहीं बन सकता है वो भी उन्होंने पूछ लिया है। जहाँ पे कितना अच्छा हो सकता है वो अच्छा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इस वर्ष जो बिजली का तार बाएं और दाएं अलग अलग रहेगा, कोई बिजली से परेशानी नहीं होगा। ये कमरियों के लिए और आने वाले शहर में अपना जो सौंदर्यीकरण में भी बहुत ही अच्छा हो गया कि रामदयालु से लेके मंदिर तक कोई भी तार का इधर से उधर जाल नहीं रहेगा। वार्ड के पार्षद है, आपके वार्ड में बाबा गरीबनाथ मंदिर पड़ता है, आपकी तरफ से क्या कुछ साफ सफाई को लेकर व्यवस्था रहेगी? साफ सफाई के लिए हम लोग का टीम 4 टर्म में बन चुका है और रात हो या दिन हो आप जब देखेंगे सफाई रहेगा। अब कुछ लोग जो फूल वाले भाई लोग हैं वो चाहते हैं कि जब काम कर लिया और तो वहीं पे फेंक दे। वैसे भाई से मेरा आग्रह है और इस बार उनको निगम से आदेश हो चुका है कि इधर उधर फेंकते पकड़े जाएंगे तो सफाई शत्रु में भी आएंगे और साथ में उनको फाइन भी कटेगा। 5,000 रुपए का फाइन कटने वाला है। और वो इस तरह का कोई गलती करते हैं, आपके पास सफाई मित्र आता है उसे ही दे। आपके माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूँ और सभी लोगों को बाबा नगरी है, बाबा नगरी में आने वाले को मौका दीजिए, सेवा करिए और हम लोग को आने वाले भविष्य में अच्छे से अच्छा सफाई रखें, इसमें मेरा पूरा योगदान है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 3 लोगों पर परिवाद दायर किया गया। मुजफ्फरपुर में सोमवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष समेत 3 लोगों पर परिवाद दर्ज की गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में डिज्नीलैंड मेला के सचिव प्रदीप कुमार ने परिवाद दायर की है। उनका आरोप है कि मेला लगाने के लिए कांग्रेस के नेता उनसे 10 लाख की रंगदारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और उनके पुत्र मोहित के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। डिज्नीलैंड मेला सचिव प्रदीप कुमार ने कई संगीन धाराओं में परिवाद दर्ज करवाया है। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई 19 अप्रैल 2024 को रखी थी। डिज्नीलैंड मेला के सचिव प्रदीप कुमार को 19 अप्रैल से 15 जून 2023 तक जिला कांग्रेस कमेटी तिलक मैदान में मेला लगाना था। उन्होंने 12 सितंबर 2022 को बिहार प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मदन मोहन झा के रहते हुए 1,65,000 रुपए
सदाकत आश्रम पटना के कोष में चेक के माध्यम से जमा किया था। उनको मुजफ्फरपुर के कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान परिसर में डिज्नीलैंड और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेला लगाना था। वही 14 सितंबर 2022 को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रदीप कुमार और जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लिखित आदेश दिया था। इसमें तिलक मैदान स्थित फील्ड में प्रदीप कुमार को डिज्नीलैंड मेला लगाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन मुजफ्फरपुर के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा इसकी इजाजत नहीं दी गई। साथ ही परिवाद में प्रदीप ने 10 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। 2022 का ये मामला है और यह परिवारवाद, झूठा परिवारवाद किया था। माने हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमको बदनाम करने के लिए जो हमारे जो राजनीतिक विरोधी है उन लोग के साजिश के शिकार हुए हैं। और प्रदीप कुमार जो है जो परिवारवाद किए हैं, और आज अखबार में जो पढ़ने को मिला कि हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो राज्यसभा सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, और हम पर और हमारे पुत्र पर FIR नगर थाना में दर्ज की गई। यह एकदम निराधार है, गलत है। FIR प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे बने हैं 2022 में, न वह भूमि आवंटन में है, न वो कोई चेक लेने में है, न कोई देने में है। सीधे उनका एक सीधे आदेश, मौखिक आदेश था कि तिलक मैदान में डिज्नीलैंड ये सब अब नहीं लगेगा, अब इसको जो है कि पेड़ पौधा रोपा जाएगा और इसको जो है कार्यक्रम ये सब, कोरोना काल भी बढ़ रहा था उस समय, तो स्पष्ट हुआ कि नहीं लगने देना है। अब यह चिट्ठी जो है 9/4/2022 का ये अलॉटमेंट हमारे पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से करवाए। कब का ये चिट्ठी अलॉटमेंट 7 महीना का जो है ये 9/4/23 से 15/6/23 तक लगाने की अनुमति है ना, मदन मोहन झा जी के चिट्ठी है। और बीच में ही हमारे अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं और वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हो जाते हैं। उनके आदेशानुसार उनका पालन किया गया और यहाँ पर जो है डिज्नीलैंड नहीं लगने दिया गया, उनका कैंसिल कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप जाकर जो रसीद कटवाए हैं आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। लेकिन यह राजनीतिक हमारे जो विरोधी है उसके साजिश तल, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बिना मतलब का जो है, अखिलेश प्रसाद सिंह जी कहीं नहीं है, न वह भूमि आवंटन करने में है, न चेक रिसीविंग में है, न कहीं नहीं है, लेकिन उनका नाम डाल दिया गया, मेरा नाम डाल दिया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में 6 जुलाई से पूजा पाठ की रसीद डिजिटल माध्यम से काटी जाएगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर में 6 जुलाई से डिजिटल रसीद काटने की उम्मीद की जा रही है। नवैदम वाले काउंटर को बंद करके उसमें डिजिटल रसीद काटने का सारा सेटअप लगाया गया है। श्री गरीबनाथ न्यास समिति के अध्यक्ष के आदेश पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लगाया गया है। उक्त बैंक के मैनेजर ने बुधवार को बाबा मंदिर में पहुंचकर लगाए गए सिस्टम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने रसीद काटने के लिए बैंक कर्मी को ही रखने की बात कही है। बताया जाता है कि न्यास समिति के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन करने के बाद रसीद कटना शुरू हो जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत बैजू पाठक ने बताया कि बाबा गरीबनाथ मंदिर में 6 जुलाई को न्यास समिति के अध्यक्ष के आगमन की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि इस बार भक्तों के आग्रह पर बाबा मंदिर में जलाभिषेक को लेकर अर्घा भीतर के तरफ लगाने की मांग करेंगे। मांग नहीं मानने पर उनका घेराव भी करेंगे। उनका कहना है कि पिछले कई बार से भक्तों का कहना है कि अर्घे की वजह से बाबा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। हम उसको सही नहीं मानते हैं क्योंकि चार है, उनकी मंशा अलग है। सब मेरे अंडर में आ जाए, इसका यूज हम करें अपने हिसाब से, है ना। और 2 महीने से स्टाफ लोगों का पेमेंट रुका हुआ है, न किसी का पेमेंट हो रहा है, तो कोई न हम लोगों का है, तो 9 महीने से हम लोग भी नहीं ले रहे हैं सर, जो भी हम लोग को ऑनलाइन मिलता है। और 6 तारीख को आ रहे हैं, हम लोग का रहेगा कि भाई अर्घा अंदर लगे,
बाबा का भक्त लोगों का दर्शन हो। लेकिन अब भक्त के पर कुल्हाड़ी चलाया जा रहा है, उसकी आस्था पर कुल्हाड़ी चलाया जा रहा है, इस विषय में हम क्या कहें। वो तो करते हम दूसरे टाइप के आदमी हैं। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय 6 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या घेराव वगैरह भी करेंगे? ये तो है कि भाई जो भी फैसला हो सबके सामने हो, जनता के सामने हो, जनता के सामने बोले, रूम में बंद करके एसी रूम में बंद होकर नहीं बोले, उन लोगों का यही विचार रहेगा। डिजिटल असित करने से भक्तों को आसानी होगी। भक्तों को तो भक्त तो यहाँ पैसा तो नहीं आता है, वो क्या जानता है कि पैसे का यूज क्या हो रहा है, लेकिन वो तो रहेगा एक आदमी कंट्रोल में, वो उसका यूज करेगा, उसका लेखा जोखा वो समझेगा, वो अपने हिसाब से बनावेगा। आपने धरना बैठे हुए थे, मांग कोई सुनवाई नहीं, खाली आश्वासन मिला कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कोई नहीं सुनवाई इस पर। यहाँ तक कि हमने विजय कुमार श्रीवास्तव को भी दिया यहाँ पर, डिप्टी सीएम को, और क्या नाम उनका सम्राट चौधरी जी, वो भी आश्वासन दिए थे कि मंगलवार तक हम कर लेंगे। 2 मंगलवार तक भी दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6 तारीख को अध्यक्ष जी आएंगे तो क्या हमसे कोई मांग रहेगी? मांग तो रहेगी, लेकिन मुडियल टाइप का आदमी है, सीधे कहते गेट आउट, बात करना नहीं चाहते, हम फैसला लेने आए हैं। कहीं न कहीं ये पुजारी का अपमान एक हिसाब से है। पुजारियों का अपमान है ही कि भक्तों की सुविधा हो, अपने थोड़े मांग रहे हैं। भक्त आएगा तब तो भगवान रहेंगे, तो भक्त नहीं आएगा तो भगवान कहाँ से जाएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ समरणालय सभागार में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ समरणालय सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया गया। विदित हो कि नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत 4 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत 6 सूचकांक जो आकांक्षी जिला से संबंधित है एवं 6 सूचकांक आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम से संबंधित है। दोनों स्तर पर 30 सितंबर 2024 तक 100% परिपूर्णता हासिल करना है। संपूर्णता अभियान के तहत मुशहरी प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है, जहां 6 इंडिकेटर को फोकस कर प्रखंड में आगामी 3 माह के भीतर अर्थात 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 100% परिपूर्णता हासिल करना है। 6 इंडिकेटर निम्नवत है। पहला, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। दूसरा, मधुमेह की जांच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तीसरा, उक्त रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत। चौथा, पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। पांचवा, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत। छठा, रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत। उक्त 6 सूचकांक को टारगेट कर संपूर्णता अभियान का मुशहरी प्रखंड स्तर पर 5 जुलाई को शुभ आरंभ किया जाएगा तथा मुशहरी प्रखंड के सभी पंचायतों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ 6 जुलाई को किया जाएगा। इस समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्थानीय जन प्रतिनिधियों, एसडीपीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका आदि को शामिल कर अभियान को गति प्रदान करते हुए आगामी 3 माह के भीतर 6 इंडिकेटर में 100% परिपूर्णता हासिल की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने हेतु प्रखंड स्तर पर साप्ताहिक बैठक करने, प्रगति की समीक्षा कर अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर से सभी प्रखंड का पार्षिक समीक्षा कर कार्य में तेजी लाई जाएगी। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 6 इंडिकेटर को फोकस किया गया है तथा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 100% परिपूर्णता हासिल कर लेना है। और जो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम है उसके तहत अगले 3 महीने में हम लोग जो है 100% सेचुरेशन का काम है। जो कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे सारी गर्भवती महिलाओं की एनसी जांच, छोटे बच्चों का टीकाकरण, इसके अतिरिक्त जो सॉयल हेल्थ कार्ड होता है वो किसानों को दिया जाना है। और भी जो इंडिकेटर्स हैं शिक्षा विभाग का कि स्कूल में
बिजली का कनेक्शन हो, बच्चों को पाठ्य पुस्तक समय से मिल जाए, तो वो सारा हम लोग इंश्योर कराएंगे। हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट्स की पहचान हो, तो ये काम अभी चलेगा और इसमें निरंतरता बनी रहेगी ताकि 100% हम लोग सेचुरेट करा दें मुसहरी ब्लॉक का। एक एक पंचायत में ये कार्यक्रम परसों किया जाना है, जहां मुखिया जी जिसकी अध्यक्षता करेंगे। कल जो है ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है और आज ये ओरिएंटेशन उन्मुखीकरण कार्यक्रम हम लोगों ने जिला स्तर पर किया है। सारे विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे और इस प्रोग्राम के अगले 3 महीने तक चलते रहने से बहुत सारी जो है सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि ये इफ़ेक्टिव तरीके से अगले 2-3 महीने में हम लोग इसको क्रियान्वित करवाएं और जिसके बेहतर परिणाम हम लोगों को प्राप्त हो। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है। मॉडलर में भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ। सोफा पर,
डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। श्रावण माह में इस बार 5 सोमवारी पड़ेगी, जिसकी जानकारी पुरोहित ने दी। श्रावण माह में इस बार 5 सोमवारी पड़ेगी, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। अद्भुत बात यह है कि जिस दिन से सोमवारी शुरू होगी उस दिन भी दिन सोमवार है और जिस दिन समापन होगा उस दिन भी दिन सोमवार है। पूरे श्रावण माह भक्त भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक पूजन, महामृत्युंजय जाप और विभिन्न तरह से श्रृंगार पूजन कर सकेंगे। यह जानकारी फलित दर्शन ज्योति अनुसंधान केंद्र के पंडित प्रभात मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि पहली सोमवारी 22 जुलाई, दूसरी सोमवारी 29 जुलाई, तीसरी सोमवारी 5 अगस्त, चौथी सोमवारी 12 अगस्त और 5वीं सोमवारी 19 अगस्त को है। सावन के महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। साथ ही भोलेनाथ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तो सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। वहीं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही सावन में सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इस बार 5 सोमवारी है पूरे सावन में। 22 जुलाई 2024 से सावन मास आरंभ हो जाएगी और यह 19 अगस्त 2024 को समापन होगी। अद्भुत बात यह है कि 22 जुलाई से जो सावन शुरू होगी उस दिन भी सोमवार है और जिस दिन समापन हो रहा है 19 अगस्त को उस दिन भी सोमवार है। तो भगवान भोलेनाथ का मास यह सावन जो है 22 जुलाई से आरंभ हो जाएगा और इस अद्भुत मास में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजन, महामृत्युंजय जप और बहुत प्रकार से जो है श्रृंगार पूजन, रोग शांति के लिए कुश के जल से अभिषेक इत्यादि आप कर सकते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और यदि आप 1 मास का व्रत रखते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होता है। किस तरह इसमें पूजा किया जाता है, क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है? देखिए, भगवान भोलेनाथ का यह मास ही सावन मास भोलेनाथ को ही समर्पित है। तो जब श्री हरि भगवान विष्णु जब शयन में चले जाते हैं तो चतुर्मास आरंभ हो जाता है। उसमें जो है आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद चतुर्मास आरंभ हो जाता है और फिर देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि जगते हैं। तब तक कमान संभालते हैं हमारे भोलेनाथ और भोलेनाथ का यह पावन मास सावन मास है। और यह जो सोमवारी पड़ रही है, एक 22 जुलाई को है, एक 29 जुलाई को है, फिर 5 अगस्त को, 12 अगस्त को और 19 अगस्त को ये श्रावण मास है। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की नाग पंचमी होती है। हमारे मिथिला में जो है वह कृष्ण पक्ष की पंचमी जो है नाग पंचमी मान्य है और वहीं हमारे बनारस के मानने वाले लोग जो है शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी का पूजन करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं। तो 26 जुलाई को नाग पंचमी है, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी, और शुक्ल पक्ष की जो नाग पंचमी है वह 19 अगस्त को है। उस दिन नाग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ है। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष इत्यादि हैं, वैधव्य दोष है, काल सर्प दोष है और पितृ दोष है, तो ऐसे दोषों का शमन के लिए जो है नाग पंचमी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इससे जो है आपको यश कृति का वृद्धि होता है
और वह दब्बे दोष भी नष्ट हो जाते हैं और काल सर्प दोष तो विशेष रूप से ही नष्ट हो जाते हैं। यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की पंचमी बहुत ही उत्तम है। और वहीं 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज होगी। उसी दिन को जो है मिथिला का एक सुप्रसिद्ध पर्व है मधुश्रवा, वो भी 7 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बार 5 सोमवारी है, तो इसमें क्या विशेष रहेगी, क्या इसमें महत्व है, क्या विशेषताएं हैं? देखिए, महीने में तो कुछ विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि महीने में तो सोमवार या रविवार बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन यह भोलेनाथ का महीना है तो इस बार कुछ विशेष भक्तों को पर कृपा है जो इस बार 5 सोमवारी को जलाभिषेक कर सकेंगे। और इस दिन सर्वसिद्धि योग है, तो सर्वसिद्धि योग में जो भी आदमी कार्य करता है वह सिद्ध हो जाता है। और जो भक्त जिस मन से, बहुत सारे देव हुए, लेकिन भगवान विष्णु की उपासना जो है कोई राक्षस जल्दी नहीं करता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है भव भय हरणं उनका नाम है, भव और भय का हरण कर लेने वाले हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ सब कुछ प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनकी उपासना देव, दानव, गंधर्व, यक्ष सब इनकी उपासना करता है। मरवन जिला परिषद आसिफ इकबाल ने जिलाधिकारी से मिलकर 5 सूत्री मांग पर ज्ञापन सौंपा। मरवन जिला परिषद आसिफ इकबाल ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी से मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जानकारी देते हुए जिला परिषद आसिफ इकबाल ने बताया कि 10 दिनों पूर्व उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मरवन प्रखंड कार्यालय पर धरना पर भी बैठने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से आज उन्होंने जिला अधिकारी से मिलकर सारे मामले से अवगत कराया है। साथ ही अपनी 5 सूत्री मांग पत्र भी उन्हें सौंपा है, जिसमें उनकी पहली मांग है कि राजस्व कर्मचारी के संदिग्ध अवैध तरीके से काम कर रहे निजी कर्मचारियों को हटाया जाए। दूसरी मांग है कि बिना सूचना दाखिल खारिज इत्यादि रद्द नहीं की जाए। तीसरी मांग है कि सप्ताह में कम से कम 3 दिन अलग अलग पंचायत या गांव में अंचल अधिकारी द्वारा जनता की समस्या का समाधान के लिए शिविर लगाया जाए। चौथी मांग है कि अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी अपने पंचायत के ही सरकारी भवन या अंचल या प्रखंड कार्यालय में ही बैठें। और 5वीं मांग है कि सभी राजस्व कर्मचारियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए। आसिफ इकबाल ने बताया कि जिला अधिकारी ने उनके मांग पत्र को गंभीरता से लिया है और संभावना दिया है कि अविलंब इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला परिषद आसिफ इकबाल के साथ कुंदन सिंह, इंजीनियर मोइन, राकेश शाह और मोहम्मद नईम मौजूद रहे। कि हम लोग ने आज से करीब 10-12 दिन पहले मुजफ्फरपुर के मरवन अंचल में 1 दिवसीय धरना पर बैठे थे। हम लोग की मुख्य मांग 5 थी। सर्वप्रथम कि वहाँ पे अंचल में हर जगह हर हल्का में कर्मचारी के द्वारा 2 से 3 प्राइवेट स्टाफ, जिसको एजेंट के रूप में जाना जाता है, उन्हें रखा गया है, जो अवैध तरीके से उन्होंने रखा है। वो किसी से जवाबबंदी दाखिल खारिज इसके नाम पर अवैध तरीके से वसूली करते हैं सुधार के लिए, और वो उनका रहता है कि कर्मचारी या अंचल अधिकारी के नाम पर ही वसूलते हैं। तो हम लोग की मांग है कि उनको हटाया जाए। दूसरी मांग है कि बिना सूचना के ही अंचल अधिकारी के द्वारा वहाँ पर सबके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लोग बताते हैं कि जो एजेंट है उन्होंने पैसा मांगा था और उनको पैसे नहीं दिए तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। तीसरा मांग है हम लोग का कि वहाँ हर कर्मचारी का प्राइवेट स्टाफ को हटाने के लिए कैमरा लगाया जाए, जिससे ये पता चलेगा कि कौन वहाँ अवैध तरीके से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो हर कर्मचारी के यहाँ हल्का में कैमरा की व्यवस्था की जाए, ये मांग है। फिर हम लोग की मांग है कि ये सब अगर नहीं होता है तो अब ये लोक चेतना दल के द्वारा चल रहे अनशन को आज एसडीओ पूर्वी और सिविल सर्जन द्वारा समुचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाप्त करवाया गया। एसडीओ पूर्वी और सिविल सर्जन द्वारा सभी मांगों पर समुचित कार्रवाई के आश्वासन पर लोक चेतना दल का अनशन चौथे दिन समाप्त हुआ। गुरुवार को लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव
धनवती देवी द्वारा किए जा रहे अनशन के सभी मांगों पर कार्रवाई तीव्र गति से किए जाने के आश्वासन पर अनशनकारी ने अपना अनशन समाप्त किया। अनशन स्थल पर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार एवं सिविल सर्जन ने आकर धनवती देवी को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। अनशन स्थल पर राष्ट्रीय महासचिव शकेंद्र कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि पदाधिकारियों के आश्वासन पर अनशन समाप्त किया गया है। लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव धनवंती देवी चौथे दिन उनके द्वारा आज अनशन समाप्त किया गया है। प्रशासन के द्वारा समुचित आश्वासन दिया गया है कि सभी मामलों पे समुचित कार्रवाई होगी। इस आधार पर आज चौथे दिन आमरण अनशन को समाप्त किया गया है। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि यदि नेटवर्किंग कंपनी डीवीआर के द्वारा बच्चियों के किए जाने वाले यौन शोषण के संबंध में सीबीआई जांच बहाल नहीं की गई, यदि सुनीता के किडनी चोरी के संबंध में किडनी कहाँ गई इसकी जांच नहीं की गई, इसका उद्भेदन नहीं किया गया। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।